लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम आने वाले हैं तो इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर पढ़ना चाहिए। पहला वीडियो हमने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का ही ये दूसरा भाग हम पढ़ लेंगे, जिससे क्या है कि ये टॉपिक पूरा लगभग क्लियर हो जाएगा। यानी इसमें से जो मुख्य मुख्य सवाल बनते हैं वो वन लाइनर में आपको बता रहा हूं, जिससे आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है, तो आप जरूर देखें। यदि आप देखेंगे तो मैं निश्चित तौर से समझाऊंगा या कहूंगा कि आपके लिए नुकसान नहीं है, आपकी सफलता को और अधिक निखारने में ये सहायक होंगे। तो आप निश्चित रूप से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर मान लो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का दूसरा भाग, जिसमें प्रश्न आता है कि प्राचीनतम अवसादी सेल का निर्माण किस कल्प में हुआ, कौन से युग में हुआ, और वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन कल्प में। कौन से में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन कल्प में। और भारत में विंध्य पर्वतमाला का निर्माण भी इसी कल्प में हुआ था। देखिए, तीन प्रश्न क्लियर हो गए। भारत में जो विंध्य पर्वतमाला है वो भी प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही हुई थी, और अवसादी शैलों का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही हुआ था। तीन प्रकार के कल्प हमने पढ़े थे। सामान्य रूप से कितने मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है? कितने मीटर गहराई पर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है? वो होता है 32 मीटर की गहराई पर। 32 मीटर की गहराई पर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। परंतु बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट भी आती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री, ठीक है, और 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस, एवं उसके पश्चात 2 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो यानी जब जो जो हम नीचे जाते हैं तो तापमान में गिरावट भी आती है। तीसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किस परिकल्पना द्वारा पृथ्वी के केंद्र को तरल माना गया है? पृथ्वी का जो क्रोड है, क्रोड को तरल और ठोस दो तरह से माना गया है। कुछ ठोस मानते हैं, कुछ तरल मानते हैं। तो कौन सी परिकल्पना ने पृथ्वी के क्रोड को, पृथ्वी के केंद्र को तरल माना है? और वह है ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना, इन्होंने इन परिकल्पनाओं के आधार पर, इससे पहले हमने पढ़ा भी था कि निहारिका परिकल्पना किसने दी, ज्वारीय किसने दी। तो इसमें जो है पृथ्वी के केंद्र को तरल माना गया है। लेकिन ग्रहणु जो परिकल्पना है, ग्रहणु परिकल्पना, ग्रहणु, इस परिकल्पना में पृथ्वी के कोर को ठोस भी माना गया है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। भूकंप की तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप की तरंगों का मापन करने के लिए सिस्मोग्राफ, यानी भी कितने रिएक्टर में जो भूकंप है वो आया है, तो उन सभी को रिएक्टर माप जो है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ की औसत मोटाई कितनी है? औसत मोटाई 30 किलोमीटर। यदि मान लो किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई तरह की का आपको डाउट लगता है कि हाँ मुझे यह डाउट लगता है, अपनी किताब में मिलान करें और मुझे भी बताएं, ताकि आगे से सुधार किया जा सके। तो भूपृष्ठ की औसत मोटाई कितनी मानी गई? औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी गई है। अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। ऊपरी भूपृष्ठ है, इसकी जो औसत मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण किन धातुओं से हुआ है? पृथ्वी का जो क्रस्ट है इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इसको सिया कहा जाता है। सियाल, क्या कहा जाता है? सियाल। प्रथम जो परत है उसको सियाल कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो होती है वो सीमा होती है, तीसरी निफे होती है। ये मतलब तीनों जो परतें इनके नाम है। इसको प्रथम परत को सियाल कहा जाता है, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। एसआई का मतलब सिलिका और एल का मतलब एल्यूमिनियम। मेंटल का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से। दूसरी जो मेंटल है उसका निर्माण है वो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा भी कहा जाता है। पृथ्वी का
पृथ्वी के कोर का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी के कोर का जो आयतन है वो संपूर्ण पृथ्वी का कितना है? 16%। कितना है? 16% है। और पृथ्वी के द्रव्यमान का ये 32%। द्रव्यमान का तो 32% है और इसके आयतन का कितना है? 16% है। कोर का निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी की जो कोर है इसका निर्माण किससे हुआ है? मुख्य रूप से निकेल और लोहे से। पृथ्वी का जो कोर है जिसको हम कह सकते हैं आंतरिक भाग जो है वो मुख्य रूप से किससे बना हुआ? वो निकेल और लोहे से बना हुआ है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। अभी अपने देखा था, यानी सियाल, सीमा और निफे, ये, और इसे निफे कहा जाता है। निकेल और लोहा, Ni और Fe, निकेल, लोहा, फेरस या लोहा, निकेल या निकेल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परतें कौन सी? आंतरिक संरचना की जो 3 परतें हैं उसे कौन कौन सी है? ऊपरी परत जिसको सियाल कहते हैं, मध्यवर्ती परत जिसको सीमा कहा जाता है, केंद्रीय परत जिसको निफे कहा जाता है। सियाल अपन ने अभी देखा था, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम है। मध्यवर्ती परत जो है वो सीमा है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। केंद्रीय परत जो निफे है जिसमें निकेल और फेरस है, निकेल और फेरस है। तो ये 3 परतें मानी गई है। अगला प्रश्न है आपके कि समस्त पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक प्रतिशत किस धातु का है? धातु में लोहे का 35.5%। कितना है? 35.5। पृथ्वी के जो निर्माण में ये धातुएं हैं इनका देखिए, जो अगर मान लो इस प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं कि पृथ्वी के निर्माण में यानी योगदान देने वाले धातुओं का आरोही क्रम लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना होता है तो सबसे पहले छोटा, बड़ा, फिर, या अवरोही क्रम में लिखना है तो बड़े को पहले लिखो, छोटा बाद में लिखो, इस प्रकार। तो सबसे ज्यादा किसमें है? लोहा है। 2 नंबर पर ऑक्सीजन है, ठीक है। 3 नंबर पर सिलिकॉन है, 4 नंबर पर मैग्नीशियम है। तो ये 4, ये लगभग यही पूछे जाते हैं, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ये धातुओं का है। क्रस्ट का निर्माण जो है, पृथ्वी की जो क्रोड है इसका निर्माण इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, 46.8 है। सिलिका इसमें 27.7 है। एल्यूमिनियम 8.1 है। लोहा इसमें 5 ही है। तो क्रस्ट के निर्माण में तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा। और उसमें क्या होता है? लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो हम दोनों में ही क्या है? दोनों के निर्माण में ऑक्सीजन जो है वो लगभग ज्यादा ही है। इसमें ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है तो ऑक्सीजन पहले नंबर पर है। तो ऑक्सीजन का योगदान सबसे ज्यादा ही है। 12वां प्रश्न है कि प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? कौन सी चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? और वो होती है आग्नेय चट्टान। कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद में आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। इस चट्टान में परतें नहीं पाई जाती है और जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी का लगभग क्रस्ट का 90% भाग जो है वो आग्नेय चट्टान से बना होता है। 90% भाग है वो किससे बना होता है? आग्नेय चट्टान से बना होता है, क्रस्ट का। अगला प्रश्न है 13वां कि निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादीय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये तीनों चट्टानें होती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है, विश्व का भूगोल भी आपके हैं। तो स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है वो किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? यानी वलन पर्वतों में कौन से वलन का उदाहरण है? और यह है असममित वलन, यानी उसका वलन या उसके मुड़ने का जो गोलाकार होने का, वलय होने का कोई क्रम नहीं है, यानी कहीं से ज्यादा कहीं से कम, इस प्रकार हो गया, तो असममित है वो। कश्मीर का पीर पंजाल श्रृंखला वलन के किस प्रकार के वलन का उदाहरण? कश्मीर का जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो कौन से वलन का उदाहरण है? और वो है बाह्य उपक्रम वलन के उदाहरण है। उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय भी इसी का उदाहरण। उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय और पीर पंजाल दोनों कौन से उपकरण के उदाहरण है? बाह्य उपक्रम वलन के उदाहरण है। 16वां प्रश्न है कि भारत में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी किस वृक्ष द्वारा निर्मित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो किस वृक्ष द्वारा निर्मित है? और वो है सोपानी वृक्ष द्वारा, जिसे रैंप घाटी भी कहा जाता है। इसको रैंप घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंप घाटी भी कहते हैं। और इसे सोपानी वृक्ष कहा जाता है। सोपानी वृक्ष जिसको हम ये कहते, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियां। क्या है? सीढ़ियां, यानी इस प्रकार की वृक्ष, इस प्रकार की घाटी हो ना जिसमें जैसे सीढ़ियों का सा आवास हो।
भारत में वृक्ष घाटी के उदाहरण बताइए। भारत में वृक्ष घाटी की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और वृक्ष घाटी क्या है? जब दो समानांतर वृक्षों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे वृक्ष घाटी कहा जाता है। दो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, चोटियां हैं, ये दोनों चोटियां हैं, उनका मध्यवर्ती भाग है वो नीचे धंस जाता है, तो इसका मतलब ये सीढ़ी नुमा हो गया, ये नीचे धंस जाता है, उसे वृक्ष घाटी कहा जाता है। उससे जो घाटी बनती है वो वृक्ष घाटी बनती है। भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियों की घाटियां वृक्ष घाटी के उदाहरण है। भारत में एक तो नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर, ये इन नदियों की जो घाटियां हैं वो वृक्ष घाटी के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, और विश्व में बेकाल झील, देखिए विश्व में बेकाल झील, लाल सागर और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी भी वृक्ष घाटियां हैं। विश्व स्तर पर देखें तो बेकाल झील भी, लाल सागर भी और ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेंसर खाड़ी है वो भी वृक्ष घाटी के ही उदाहरण है। 18वां प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने संसार की उत्पत्ति वायु से बताई? कौन से भूगोलवेत्ता है जिन्होंने संसार की उत्पत्ति वायु से बताई है? और वह है एनएच जी मैनिज। एनएच जी मैनिज ने अपनी पुस्तक में पृथ्वी की उत्पत्ति या संसार की उत्पत्ति वायु से बताई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का वर्णन किसने और कब किया? निहारिका कल्पना, जिसके बारे में पृथ्वी को तरल माना गया है, तो वो किसने की? फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास थे और उन्होंने 1796 में की थी। फ्रांसीसी लाप्लास ने 1796 में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। 20वां प्रश्न है कि वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत, जिसको महास्फोट भी कहा जाता है, और ये जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बेल्जियम के थे। वैज्ञानिक कौन थे इसको प्रस्तुत करने वाले? बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे, और कहां के रहने वाले थे? बेल्जियम के। तो इस सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। कौन सी? विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी इस सिद्धांत का नाम। बिग बैंग थ्योरी कहो, चाहे महास्फोट कहो, चाहे आप विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना कहो, ये तीनों एक ही है। 21वां प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊपर के भाग से आंतरिक भाग तक का पदार्थ घनत्व बढ़ता है या घटता है? पृथ्वी के ऊपर का भाग है, तो ऊपर के भाग से लेकर के नीचे के भाग तक जाते हैं तो उनका घनत्व बढ़ता है या घटता है? घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? घनत्व बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के अंदर से यदि ऊपर की ओर आते हैं तो घटता है। 22वां प्रश्न है कि भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण? भारत की जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो कौन से पर्वतों की श्रेणी में आते हैं? वो ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आते हैं। कौन से पर्वत में? ब्लॉक पर्वतों। पाकिस्तान की साल्ट रेंज और कैलिफोर्निया का सिएरा नेवादा विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। विश्व के सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है वो कैलिफोर्निया का सिएरा नेवादा है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है वो भी ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आती है। 23वां प्रश्न है कि अमेरिका का माउंट रेनियर, जापान का माउंट फ्यूजियामा, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत है? ज्वालामुखी। अब इसमें देखिए कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। माउंट रेनियर कहाँ है? अमेरिका में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। 3-4 प्रश्न तो यही क्लियर हो गए। इसके अलावा ये पर्वत किस प्रकार के उदाहरण हैं ज्वालामुखी के? ज्वालामुखी पर्वत है एक तो माउंट रेनियर जो अमेरिका का है, और फ्यूजियामा जापान का है, और किलिमंजारो तंजानिया का है। तो ये कौन से पर्वत के उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। भारत में अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, अमेरिका की आपलेशियन पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? देखिए भारत की तो एक तो अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन 3, और अमेरिका की आपलेशियन। तो आपलेशियन पर्वत श्रेणी कहाँ है? अमेरिका में। वो कौन से पर्वतों की उदाहरण है? वो है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण। किसके हैं? अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। डायनासोर का काल कितने वर्ष पहले था? डायनासोर का काल कब से कब तक था? 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। कब था? 5 करोड़ वर्षों पहले। 26वां प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? बिग बैंग सिद्धांत जो है विस्तारित ब्रह्मांड कल्पना है, उसके अनुसार, यानी लेमेत्रे की जो परिकल्पना है उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से 14 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है कि
हाल ही में किए गए महाप्रयोग लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर का संबंध किससे है? एक महाप्रयोग हुआ है लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसका संबंध किससे है? मतलब ये किससे संबंध में है और ये ब्रह्मांड के संबंध, ये प्रयोग किसके संबंध में है? ब्रह्मांड के संबंध में है। कौन सा? लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर। 28वां प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा है वो यूरोप है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पर्वत है? अंतरा पर्वतीय पठार है। कैसा है? अंतरा पर्वतीय पठार है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। ये ध्यान रखेंगे। अब ये अंतिम प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उस वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पृथ्वी से जब हम कोई चीज चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है? वस्तु का भार घट जाता है, यानी 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। 60 किलो होता है वो 10 किलो के बराबर हो जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वह प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट, या इसको 500 सेकंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 500 सेकंड भी कह सकते हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई उपग्रह नहीं है। वो है बुध। कौन सा है? बुध है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि आपको और किस प्रकार की जानकारी चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न पत्र चाहिए, तो आप निश्चित रूप से लिखिएगा ताकि आपको बता दिया जाए और जल्दी आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। और जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक लगभग जो ये ज्योग्राफी के जो जितने भी जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स पर हम जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।